SOFP SOCI आपने पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 आप पढ़ेंगे यहाँ पर नोट्स, बल्कि नोट्स भी आपने IAS 16 में पढ़े हैं, IAS 40 में पढ़े हैं। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है। चौथी और पांचवी आप पढ़ेंगे FR 1 में। चौथी उसमें से है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी अगर आपको याद हो ITA वाला, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं? इक्विटी यानी कैपिटल की तरह है, लेकिन अब तक जो आप ITA में कैपिटल पढ़ते थे वो तो आपके पास सोल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव होता था। सर ये प्लीज कैमरा पे लगा देंगे, कैमरा यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ पर वो हो रही थी। लगा दिया? जी सर लगा दिया। कैपिटल में आप लोगों ने सोल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, यानी वहां पर क्या होता था, एक बंदा होता था जिसकी एक शॉप होती थी, एक स्टोर होता था और वही चला भी रहा होता था और डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज भी कर रहा होता था। FR 1 में अब आपने वो वाला नहीं देखना। FR 1 में आपने अब कैपिटल यानी आपने इक्विटी पढ़नी है। इक्विटी कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, कंपनीज कैपिटल नहीं बनाती, वो इक्विटी बनाती है। जरा आए देखिए, सबसे पहले पढ़ें, आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। इक्विटी इज डिफाइंड एज द रेजिडुअल, रेजिडुअल मींस आखिरी बचने वाली, बची कुची इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। कल को अगर बिजनेस बंद हुआ, जरा सोचें, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, कल को अगर बिजनेस बंद हो गया तो क्या करेंगे आप? बिजनेस के सारे एसेट्स को बेच देंगे। जब सारे एसेट्स बेच देंगे, फॉर एग्जांपल ये बिका 1 मिलियन का, तो क्या करेंगे? सारे शेयर होल्डर्स 1 मिलियन जेब में डाल घर चले जाएंगे। जिन लोगों से आपने कर्जा लिया होगा वो आपके दरवाजे पर आके आपसे बोलेंगे प्लीज हमारे पैसे हमें निकाल कर दे दें, बाकी जितना बचा वो आप ले जाएं। लेस ऑल लायबिलिटीज, चाहे करंट या नॉन करंट। जब भी आप कोई घर बेचते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सोचा आप घर बेचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जितना पैसा आता है उसमें से जिसको कर्जा देना है उसको कर्जा देते हैं और जो बाकी पैसा बच जाता है वो आप अपने घर में ले जाते हैं। 1 मिलियन के आपने एसेट्स बेचे, जिसमें से आप कहते हैं 0.5 मिलियन जो है वो आपने कर्जदारों को दे दिया, बाकी कितने पैसे बच गए? 0.5 मिलियन। इसे बोलते हैं इक्विटी या रेजिडुअल इंटरेस्ट, यानी जो एसेट्स बेचकर बकाया जितनी आप लायबिलिटीज पे कर देंगे, फिर आखिर में जो पैसे बचेंगे वो किसके होंगे? शेयर होल्डर के। शायद हो सकता है कुछ बचे या हो सकता है कुछ भी ना बचे, या हो सकता है कुछ लायबिलिटीज ही ना हो, फिर तो सारी की सारी किसकी जेब में जाएंगी? शेयर होल्डर्स की। इसीलिए इक्विटी को कहा जाता है रेजिडुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है जितने एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ करके जो एंड में फिगर रह जाएगी वो किसकी हो जाएगी? इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स की हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है इक्विटी की। अब इक्विटी आप जानते हैं SOFP में शो होती है। SOFP में 3 चीजें शो होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। इक्विटी बनती किन किन चीजों से है जो आपने ITA में नहीं पढ़ी थी? सबसे पहले देखें, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल। जब आप IAS 23 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था रिडीमेबल और इररिडीमेबल, सिर्फ लिखवाया था कि इररिडीमेबल की नेचर क्या होती है, जस्ट लाइक शेयर्स, इक्विटी इररिडीमेबल, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्या होती है? लायबिलिटीज की तरह होती है। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्या है? ऑर्डिनरी शायद आपको आइडिया होगा भी, समझे, ये शेयर आपने यहाँ पे देखा होगा ब्लू एरिया में आपके पास ISC टावर है, इस्लामाबाद एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज टावर देखा होगा ब्लू एरिया में। वहाँ पर क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी वहाँ पर कंपनी के शेयर्स परचेज भी किए जाते हैं और कंपनी के शेयर्स बेचे भी जाते हैं। ऐसे ही पूरी एक मार्केट समझ लें। जैसे आप चले जाए पिंडी में, वहाँ पर प्लाजा, दुबई प्लाजा वगैरह, वहाँ पर क्या होते हैं? सारे मोबाइल की शॉप्स है, वहाँ आप मोबाइल बेचते भी हैं, मोबाइल परचेज भी करते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी शेयर्स की मार्केट होती है, वहाँ पर आप शेयर्स खरीदते भी हैं डिफरेंट कंपनीज के, वहाँ पर शेयर्स को आप
बेच भी सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट लोग बैठे होते हैं। कभी आपने न्यूज़ में देखा हो तो लोग कहते हैं जी आज ये सूरत हाल, अगर अच्छी चीज़ हो तो शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं, और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हो तो शेयर की फिर कीमतें कम हो जाती हैं। और अक्सर आपने शायद न्यूज़ में सुना भी होगी, जितने भी बाहर के बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। वो नहीं चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान की कंपनीज के शेयर्स लेकर बैठे रहें। तो ये सारी शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये सब आप में भी शायद अगर आपने कभी इंटरेस्ट दिया हो तो। उसके बाद एक वो भी आता था, एक प्रोग्राम आता था आपके पास टीवी में, शार्क टैंक के नाम से, ऐसा है। उसमें आपने इक्विटी का वर्ड सुना होगा, इक्विटी। वहाँ पर जब लोग आते थे तो जब पैसा मांगते थे तो अल्लाह वास्ते तो पैसा कोई भी नहीं देता, तो वहाँ पर जो बैठे होते थे लोग इन्वेस्टर्स, उनसे क्या बोलते थे, आप हमें पैसा दें और हमारी कंपनी में हम आपको इतने % इक्विटी में हिस्सा बना देंगे आपका। इक्विटी यानी वो कह रहे थे हमारे कंपनी में क्या बन जाए, आप शेयर होल्डर या ऑनर बनते हैं। तो इक्विटी का बेसिकली मतलब होता है शेयर होल्डर या ऑनर का। समझिए ये एक शेयर नहीं समझते, एक डॉक्यूमेंट है, एक पीस है, पेपर। हमारे पाकिस्तान में एक शेयर की पार वैल्यू होती है ₹10। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हमारे पाकिस्तान में एक शेयर की पार वैल्यू, या इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वो कितनी होती है, 10 रुपए की होती है। आप इसको ऐसे समझते आसानी के लिए, जैसे आप एक चेयर बनाते हैं, खुद जो आपने बनाई आप कितने की पड़ी, 10 रुपए की पड़ी। तो नॉमिनल वैल्यू को आसानी के लिए समझने के लिए समझें कि ये शेयर कितने पड़ता है, कंपनी को कितने का पड़ता है, 10 रुपए का। समझे आप एक चेयर बना रहे हैं 10 रुपए की, तो आपकी कोशिश क्या होगी, 10 रुपए पे बेचें, इससे कम पर बेचें या इससे ज्यादा पर बेचें, इससे ज्यादा पर बेचें। तो 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। हमेशा जब भी आप शेयर्स इशू, यानी जब शेयर्स कंपनी लोगों में तकसीम करती है तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, सोल्ड वगैरह का वर्ड यूज नहीं होता, इशू ऑफ शेयर्स। इशू मींस कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों में तकसीम कर दी, यानी इशू कर दी। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। एट पार वैल्यू, हो सकता है आपकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं सर 10 रुपए पे ले रहे हैं, पार वैल्यू पे शुगर करें, वरना आपकी तो 10 रुपए की शेयर की कीमत नहीं है। यानी आपको क्या चाहिए, आप इसे डिस्काउंट पर इशू करें, लेकिन फिर भी आप इसे कितने पे इशू कर रहे हैं, पार वैल्यू पे। पार वैल्यू पे आप किन सिचुएशंस में इशू करते हैं, जब आपकी कंपनी की वर्थ इतनी अच्छी ना हो, जब आपकी कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो। सेकंड, एड प्रीमियम। क्या लग रहा है नाम से, प्रीमियम, पार वैल्यू से ज्यादा, ओवर एंड अबव पार वैल्यू। और ये किस सिचुएशन में हो सकती है, जब सब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स लेना चाहें, क्योंकि आपकी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आप जितना चाहे इसकी वैल्यूएशन लगवा लें, लोग इसको लेने को तैयार हो जाएंगे। और एक होती है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है लोग कहते हैं सर खुदा का खौफ करें, 10 रुपए आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हम तो 5 रुपए पे आपसे ले लें, बहुत बड़ी बात है। कौन कंपनी किस सिचुएशंस में डिस्काउंट इशू करेगी अपने शेयर्स को, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी आपकी डूब रही है, तो बेहतर है कि अब आप ये जिद लगा के बैठ जाए, नहीं मैं तो पार वैल्यू से अबव पे बेचूं, इशू करूंगा। भाई जब आपकी कंपनी की इतनी बढ़ती नहीं है, कौन पे वकूफ आके आपकी कंपनी के शेयर्स को ओवर एंड अबव एट प्रीमियम शेयर्स खरीदेगा, तो फिर वो किस पे ले लेगा, एट डिस्काउंट पे। फिर ये कोई साफ होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी चले कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। शेयर्स से कंपनी को क्या फायदा होता है, शेयर्स आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो जो इजी एक वे होता है पैसा लेने का, वो क्या होता है आपके पास, इशू ऑफ शेयर्स। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपनीज के पास वैसे कितने तरीके हो सकते हैं, मेनली या अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दें, या फिर आप बैंक से लोन शोन लें, ऐसा ही है। कौन सा ज्यादा बेहतर होता है, जो कंपनी शेयर्स, क्योंकि शेयर्स में आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। आप जरा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो सोच लें, जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं और अगर आपके पास पैसा ना हो तो क्या बैंक नहीं, खैर सर कोई बात नहीं,
अगले साल एक साथ दे दीजिएगा, कोई मसला हमें नहीं। वो बोलेंगे सर चाहे ज़मीन आसमान ये करते हैं, अपनी कंपनी बेचते हैं, हमें हमारा इंटरेस्ट और पैसे निकालें। इसलिए कंपनीज कभी भी लोन लेने से थोड़ा सा कतराती है, नहीं हमने ये थोड़ा सा रिस्क किया इसमें। जबकि शेयर्स में क्या होता है, चलिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं लोन, तो फिर आप उस पर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ईच ईयर, हर साल, प्लस इंटरेस्ट तो हर साल देते हैं, 5-6 सालों के बाद क्या करना पड़ता है आपको, रीपेमेंट ऑफ लोन या प्रिंसिपल। ऐसा ही है, हर साल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और 5-6 सालों के बाद जो अमाउंट आपने लोन की प्रिंसिपल ली थी वो भी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, शेयर होल्डर्स को हर साल रिटर्न देना पड़ता है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है और आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, तो क्या अल्लाह वास्ते लेंगे सिर्फ इस टैग के लिए कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं? नहीं, बल्कि किस लिए आपको क्या चाहिए, हर साल रिटर्न, और उस रिटर्न को आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अगर किसी साल कंपनी के हालात खराब हों तो कंपनी माजरत कर सकती है, डायरेक्टर शेयर होल्डर से कह सकते हैं सर एक्चुअली आजकल ना हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं है, आप दिल बड़ा करें, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर यानी ऑनर है, हम आपको इस साल डिविडेंड नहीं दे सकते। और यहाँ पर ऑनर कुछ भी नहीं कह सकता, वो अपना दिल बड़ा करेगा और बोलेगा कि सर कोई बात नहीं, कंपनी तो मेरी है, कई बात अगर आज इस साल नहीं मिले तो अगले साल मिल ही जाएंगे। तो ज्यादा रिस्क किसमें, नुकसान लोन में, चाहे पैसे हो या ना हो आपको हर सूरत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जबकि शेयर्स में क्या होता है, अगर किसी साल कंपनी के पास पैसा ना हो तो वो माजरत कर सकते हैं और यहाँ पर शेयर होल्डर फिर खामोश रहेगा, 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी खामोश रह सकती हैं। तो ज्यादा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्रेफर करती है कंपनी को क्या करती हैं, शेयर्स को करती हैं। फिर ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर का मतलब है ज्यादातर मोस्टली कंपनीज सिर्फ ये वाले शेयर इशू करते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आप जरा पढ़ें अपनी बुक में, देखिए शेयर कैपिटल 2 किस्म के होते हैं, एक आपके पास होते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और दूसरे कौन से होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मोस्टली कंपनीज आपके पास किस टाइप ऑफ शेयर्स को इशू करती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू करती है। फायदा क्या होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, आपके पास पैसे हैं, आपने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स लिए हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब है आपको क्या क्या प्रिविलेज दी जाएगी, हर साल क्या मिलेगा, डिविडेंड ईच ईयर, प्लस आप इस कंपनी के ऑनर बन गए, ऑनर, तो ये भी तो बड़ी बात है, आप ऑनर बन गए, टैग लग गया। तीसरा AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, में भी आपने टीवी में वगैरह पढ़ा हो, एनुअल जनरल मीटिंग, जब कंपनीज के आप जानते हैं एनुअल एक मीटिंग होती है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, ऑडिटर सब होते हैं, डिस्कशन होती है, डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। AGM का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, आपको ये फिर प्रिविलेज होती है कि आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के पास 2 ऑप्शन हैं, या आप मोबाइल फ़ोन बनाएं या आप AC बनाएं। अब सब लोग इसमें फंसे हुए हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम बनाएं फ्यूचर में, AGM में सब बैठे हुए हैं, तो अब जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे इस कंपनी के, अगर वो कह दे कि मोबाइल फ़ोन बनाना है तो फिर सबको इस पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस कंपनी के 60% शेयर्स हैं और बाकी सब लोगों के पास मिलाकर कितने हैं 40%, वो सारे मिल भी जाएं फिर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि नहीं मोबाइल फ़ोन बनाना है तो इसका मतलब आपने मोबाइल फ़ोन बनाना है, यानी ज़्यादा शेयर्स होने का क्या फ़ायदा, आपकी बात को माना जाएगा। जब कोई डिसीजन लिया जाता है डिफरेंट शेयर होल्डर डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से वोटिंग राइट्स कहते हैं, इसे वोट दिए जाते हैं। जैसे हम नहीं कहते सर कल छुट्टी करें या ना करें, बताएं छुट्टी दें या ना दें, हाथ खड़ा करें, अक्सर होता है ना बच्चे करते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया जाता है कि आप वोट कर सकते हैं, फिर जिसके वोट जिस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा होंगे फिर वही प्रोडक्ट फ्यूचर में
बनाया जाएगा। और ये प्रिविलेज वोटिंग राइट किसको दी जाती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्लियर? अगर किसी साल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर इसको डिविडेंड पिछले साल से ज्यादा भी मिल सकता है। अगर माजरत मिल सकती है तो फिर अगर किसी साल में कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि पैसा ही पैसा आ रहा है तो फिर इनको ज्यादा डिविडेंड भी दिया जाएगा। यानी जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इतनी सारी प्रिविलेजेस होती हैं। एक तो उनको हर साल डिविडेंड मिलता है, एजीएम में वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, वोटिंग राइट्स उनके पास होता है। वोटिंग राइट हर बंदे के पास नहीं होता, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वालों के पास होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? उस साल ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। क्लियर? बड़े सारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1.3 The term share capital refers to the amount of money the owners of a company have invested in the business as represented by ordinary and irredeemable preference shares. There are two types: ordinary share capital. Owning ordinary shares entitles an investor to own a part of ownership in the company. आप इस कंपनी क्या कहलाएंगे? ऑनर कहलाएंगे। ये ऑनर्स होते हैं इस कंपनी के, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं।